हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये पेट प्रोजेक्ट है जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनका। और ये जो बीजिंग है यानी कि चाइना की जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में उसको बढ़ाने के लिए और जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना फंडेड करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ये एक 3000 किलोमीटर का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब कि जो सीपैक है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हाईवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस इसमें इंक्लूड हैं, जो कि 3000 किलोमीटर लंबा सीपैक ये प्रोजेक्ट है। ये जोड़ेगा जो ग्वादर है पाकिस्तान में और जो जिनजियांग प्रोविंस है चाइना में नॉर्थ में, उसको कनेक्ट करेगा। ये किसके थ्रू? हाईवेज और रेलवेज के थ्रू। इसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो हैवीली सब्सिडाइज्ड लोन पर फाइनेंस किए जा रहे हैं चाइना के जो बैंक्स हैं उनके द्वारा पाकिस्तान में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है UNHRC। ये रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इससे पहले थी UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। उसके बाद UNHRC को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि जो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट आ गया था UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की वजह से उसको ठीक करने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। UNHRC में 47 मेंबर सर्व करते हैं एक टाइम पर और वो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर हर साल आते हैं और रीजन के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में वहाँ से सीट्स का एलोकेशन होता है ताकि जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरे वर्ल्ड से वो इसमें हो सके। जो भी इलेक्टेड मेंबर होगा वो 3 साल के लिए चुना जाएगा और जो कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक ही रह सकती हैं। उनको उसके बाद अलाउ नहीं किया जाता है सीट ऑक्यूपाई करने के लिए। जो इसके फंक्शंस हैं, UNHRC पास करता है नॉन बाइंडिंग रेजुलेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, जो कि इसके पीरियडिक रिव्यू यानी कि जो 193 UN मेंबर स्टेट्स हैं उनके थ्रू किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू। और ये जो इसके एक्सपर्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट भी करते हैं जो भी स्पेसिफिक कंट्रीज़ में वायलेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स से स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलर गीगावाट क्लब। अभी फ़िलहाल जो 9 अफ्रीकन नेशंस हैं वो गीगावाट क्लब को ज्वाइन करने के ट्रैक पर हैं। गीगावाट क्लब एक अनऑफिशियल टैग है जिसमें उन नेशंस की जिनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करने की है उनको बोलते हैं गीगावाट क्लब। करंटली 37 कंट्रीज इसका सोलर गीगावाट क्लब का पार्ट हैं और इंडिया भी इसका एक पार्ट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2019 में और जो ये आयोग है ये हाई पावर्ड परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जिसका मैंडेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी हेल्प करना ताकि जो एप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। किस लिए? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जो जेनेटिक अपग्रेडेशन है, जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं हमारे इंडिया में काउज की, उनकी कंजर्वेशन हो सके और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और जो उनका जीन है उसका अपग्रेडेशन हो सके। ये है आयोग आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, उसके अंदर ये आयोग आता है। जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ये फंक्शन करता है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसका एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। करप्शन को ख़त्म करने के लिए और डिसीजन मेकिंग को तेज़ करने के लिए जिस वजह से मिलिट्री की जो प्रोक्योरमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो सके और करप्शन फ्री हो सके। तो गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने 2001 में ये डिसाइड किया
कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को सेटअप किया और इसको जो हेड किया जाता है वो डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव वही यही है कि जितनी भी प्रोक्योरमेंट है उनको जो अप्रूव करने के लिए जो अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तेज़ी से किया जा सके आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए और ऐसे ही टाइम फ्रेम एक तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है जिससे और जल्दी से जल्दी प्रोक्योरमेंट की जा सके और जो ऐसे बजटरी रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं जिससे इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके। ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये जो पॉलिसी गाइडलाइंस है एक्विजिशंस के लिए, जो लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनको बेस गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है और जितनी भी एक्विजिशंस हैं उनको क्लियर करता है, चाहे उसमें इंपोर्टेड हो या इंडिजीनियसली हो या अंडर ए फॉरेन लाइसेंस हो, जो भी हो उसको ये जल्दी से जल्दी अप्रूव करता है और जो भी रिक्वायरमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की उनको जल्दी से जल्दी फुलफ़िल किया जा सके उसको ये एक तरीके से हेल्प करता है। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको ओरिजिनली बोला जाता था सीज फायर लाइन, बट इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया शिमला एग्रीमेंट के बाद जो साइन हुआ था 3 जुलाई 1972 में। जो जम्मू का पार्ट है जो इंडिया के कंट्रोल में है उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो पाकिस्तानी कंट्रोल पार्ट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको वो बोलते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे पार्ट को बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लाइन ऑफ कंट्रोल का उसको बोलते हैं NJ 9842। एक और सीज फायर लाइन है वो सेपरेट करती है जो इंडिया में कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर है और जो चाइनीज़ कंट्रोल्ड है जम्मू एंड कश्मीर उसको, जिसको वो अक्साई चेन बोला जाता है, तो उसको भी सीज फायर लाइन ही सेपरेट करती है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसने कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और जो झेलम वैली रूट है उसको क्लोज कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेरशाह गेट। ये गेट सर्व करता है एक तरीके से सदर्न एंट्रेंस शेरगढ़ का, जो एक शहर बनाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं था 1540 में उसको हराया था बुरी तरीके से, और उस टाइम पे सुर एम्पायर को क्या किया था, फाउंड किया था। और ये आर्किटेक्ट रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड के, जो जोड़ता है काबुल से चिटागोंग तक, और जो इनकी टॉम्ब है वो लोकेटेड है सासाराम, जो कि बिहार में है। इन्होंने एक सिल्वर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते थे दाम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।